हेलो दोस्तों, मैं प्रिया और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं आज नंबर सिस्टम। और मेरी ये जो क्लास है ये उन बच्चों के लिए भी है जो बिल्कुल जिनका मतलब बेसिक लेवल बिल्कुल बहुत ही कमजोर है या उन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती है, तो वो बिल्कुल ना घबराएं। उन्हें हर एक चीज बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। और बस ये है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और स्किप करके आप बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखते हैं तो चीजें आपको ठीक से समझ में नहीं आती हैं। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैंने आप लोगों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है ताकि आप इसे सरल से सरल और आसान से आसान भाषा में मेरी बातों को समझ सके जो मैं समझाना चाहती हूँ, और आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैथ में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, अब यानी कि संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिट और नंबर में अंतर क्या होता है। जो हमारे डिजिट होते हैं और जो हमारे नंबर होते हैं इनमें अंतर क्या होता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो हमारे डिजिट होते हैं ये हमारे मूलभूत अंक यानी कि फंडामेंटल डिजिट कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा 0 हो गया, 0 से लेकर 9 तक के जितने अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक के हमारे जितने अंक होते हैं ये सभी हमारे मूलभूत अंक होते हैं। और दुनिया की जितनी भी संख्याएं बनती हैं, जितनी भी संख्याएं, चाहे जो संख्या हो, वो सभी संख्याएं इन्हीं नंबरों से मिलकर के बनती हैं। जैसे कि हमारा 10 हो गया, 10 हमारा जो संख्या है ये हमारा 1 और 0 से मिलकर के बना है। 19 हो गया तो ये 1 और 9 से मिलकर बना है। 325 हो गया तो ये 3, 2, 5 अंकों से मिलकर के बना है। और 4219 हो गया तो ये हमारा 4, 2, 1, 9 इन्हीं अंकों से मिलकर के बना है। इसी तरीके से आप भी हजारों संख्याएं ले सकते हैं और इन अंकों से मिलाकर के हजारों संख्याएं बना सकते हैं। और इनके बिना गणित के बारे में सोचना या उसकी कल्पना करना असंभव है। तो इतनी मतलब कि ये अंतर आपको समझ में आ गया कि डिजिट क्या होते हैं यानी हमारे मूलभूत अंक क्या होते हैं और हमारी संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इन संख्याओं को मतलब कि हम कितने रूपों में देखते हैं। तो जो हमारी नंबर यानी कि जो हमारी संख्याएं हैं ये 3 तरह से होती हैं। एक तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, दूसरी इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, और तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित संख्याएं। तो जो हमारे रियल संख्याएं यानी कि जो हमारे वास्तविक संख्याएं हैं वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वे सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम इस तरफ 1, 2, 3 से शुरू करते हैं और पॉजिटिव में अनंत तक चलते चले जाते हैं। उसी तरीके से 0 से हम ऋणात्मक यानी कि निगेटिव दिशा में भी डायरेक्शन में भी हम -1, -2, -3 इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो बटे में यानी कि 2/3 हो या हमारी अंडर रूट में हो या हमारा डेसिमल में हो, वे सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर होते हैं। अब आइए इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा काल्पनिक यानी कि वे चीजें जो हम सिर्फ कल्पनाओं में सोच सकते हैं लेकिन वास्तविकता में वो नहीं होती हैं। ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि अंडर रूट के अंदर अगर हम -4 लिखते हैं और हम कहते हैं इसका वर्गमूल बताइए, तो ये असंभव है। किसी भी माइनस संख्या का रूट में मान निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता है कि अंडर रूट के अंदर 4 लिखा होता तो उसकी वैल्यू होती है +-2, लेकिन -4 -4 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 4 × -1। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। और इसको हम -1 और अंडर रूट में -1 जो है इसको हम i के फॉर्म में डिनोट करते हैं।
ठीक है। और इस आई को हम इयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इयोटा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऐसी तरह की संख्या को हम 2i इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये हमारी सभी क्या होती हैं? इस तरीके की संख्याएं, जैसे कि 3i हो गया, 9i हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया। तो ये सभी हमारी संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब आइए हम जानते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं को जोड़ने या घटाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम मिश्रित संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आइए हम देखते हैं कि जो हमारे ये रियल नंबर हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, दूसरी हमारी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अब जानते हैं कि हमारी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, लेकिन वे हमारी किस में होनी चाहिए? P/Q के रूप में होनी चाहिए और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तथा जो हमारा P और Q है ये एक पूर्णांक यानी कि पूरा पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि 2 पूर्णांक हो गया, 3 पूर्णांक हो गया। अब देखिए, अब जो ये हमारा 0 है, ये 0 हमारा कैसा है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0/1। तो 0/1 क्या हो गया? हमारी एक परिमेय संख्या हो गई, P/Q के रूप में हो गया। इसी तरीके से 2/3 या -3/5 या 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 या मान लीजिए 2 है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? इस तरीके की जो संख्या रेखा हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। यानी कि आपने यहाँ पर देखा जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई संख्या है, इस जगह कोई बीच में संख्या होगी ना √2, सॉरी इस जगह कोई हमारे 2 या 3/2 होगी। तो ये हमारी इन दोनों के बीच में आएगी। तो ये हमारी यानी कि क्या होती है? इस तरीके की संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अभी हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका की वर्गमूल या घनमूल निकालना पॉसिबल नहीं है या वो डेसिमल में निकलते हैं, उन सभी को हम, वे सभी संख्याएं हमारी क्या होती है? जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इनका पूरा हम वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो ये सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं को हम 2 रूपों में बांटते हैं। एक तो इंटीजर्स और दूसरा फ्रैक्शन। तो जो हमारे इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक यानी कि पूरा अंक। यानी कि हम इस संख्या रेखा पर 0 के इस तरफ और 0 के उस तरफ भी जो पूरे अंक हम दिखाते हैं, यानी कि जैसे +1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, इस तरीके से अनंत तक संख्याएं हो गई। और इसी तरीके से -1, -2, -3 और इस तरीके से इधर भी अनंत तक संख्याएं हो गई। ये सभी हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स होते हैं। और इसके अंतर्गत हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, ये सब हमारे इसी इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। जो भिन्न के रूप में जितनी संख्याएं लिखी होती है, यानी कि जैसे 2/5 हो गया, 5/7 हो गया, 7/19 हो गया, 3/11 हो गया, 11/3 हो गया, इस तरीके से जो अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, ये सब हमारी क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। तो अब इसमें क्या होते हैं? इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि पूछे जाते हैं और हम इनको लाइटली लेकर के छोड़ भी देते हैं और हमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है अगर हम इस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि अगर आप ये स्ट्रक्चर 1 से 2 से 3 बार बना लेते हैं और इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। अब क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? अब ऑप्शन में कुछ भी दे दिया,
कि हाँ या ना या दोनों या कोई नहीं, तो नहीं होती हैं, क्योंकि जो भाई हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं ये हमारी अपरिमेय संख्याएं भी तो होती हैं। तो √2 क्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी? नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारी जो सभी परिमेय संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी सभी वास्तविक संख्याएं हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। इसी तरीके से अगर प्रश्न आ जाए कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हाँ सभी पूर्णांक हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए क्या सभी परिमेय पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो नहीं, क्योंकि उनमें से तो भिन्न भी यानी कि फ्रैक्शन होते हैं 2/5 और 2/5 को हम पूर्णांक नहीं कहते हैं। इसलिए जो हमारी ये पूर्णांक है ये तो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं हो ये नहीं होता है। तो आज का टॉपिक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड, इवन, प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होती हैं और किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। और आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं आपको एक बात बताना भूल गई, क्योंकि देखिए पाई आप कहेंगे मैम 22/7 तो एक परिमेय संख्या होती है, तो पाई हमारी एक परिमेय संख्या क्यों नहीं होती है? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22। लेकिन हम इस पाई को एक निश्चित रूप में दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं पर हमारा इस पाई को हम एंगल के रूप में दिखाते हैं, यानी ये 30 डिग्री होता है, कहीं पर हम इसको संख्या के रूप में दिखाते हैं। इसलिए पाई हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न इस तरीके से भी हो सकता है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? तो नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। या इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि हाँ सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। √-9 एक काल्पनिक संख्या है, तो मैंने आपको बताया है कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। जो भी अंडर के अंदर या माइनस में इस तरीके का साइन लगा है तो इसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये क्या होती है? एक काल्पनिक संख्या होती है। आगे देखते हैं, अंडर में 4 × 25 एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम इसका अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो ये हमारा क्या आ जाता है? 10/10, और 10 को हम 10/1 दिखा सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में हम इसे दिखा सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब 0 क्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। भाई संख्या रेखा ये है और इस संख्या रेखा पर ये 0, और जो प्लस में जितने होते हैं और माइनस में जितनी संख्याएं होती हैं, यानी -1, -2, -3 या +1, +2, +3, इस तरीके से अनंत जग ये सब जितनी संख्याएं होती हैं और इसके साथ 0 भी, ये सभी हमारी क्या होती हैं? ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए 0 क्या है? 0 हमारी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और दोस्तों, मैं इसको पूरा पढ़ा चुकी थी और उसके बाद मेरा वीडियो नहीं बन पाया, सब गड़बड़ हो गया, इसलिए मुझे इसको दोबारा से बनाना पड़ा। और कोई बात नहीं, चलिए सब तो हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश से आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। जय हिंद, नमस्कार।